में बारिश की तस्वीरें आती हैं, लेकिन असल में भारतीय मानसून सिर्फ बारिश नहीं है। ये हमारे ग्रह के सबसे शक्तिशाली और जटिल क्लाइमेट इंजनों में से एक है। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और हमारी अर्थव्यवस्था को हर साल एक नई शक्ल देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो मिलकर मौसम के इस विशाल इंजन को हर साल चालू करती हैं। आज हम इसी पहेली की एक एक परत को खोलने वाले हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम इन 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहले मानसून का इंजन शुरू कैसे होता है, फिर इन हवाओं को इनकी खास दिशा कैसे मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है जिसका असर यहां पड़ता है। फिर कुछ लोकल वजहों को समझेंगे और आखिर में इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन 2 बुनियादी ताकतों को समझते हैं जो मानसून के लिए एक इग्निशन स्विच मतलब चाबी की तरह काम करती हैं। पहली और सबसे बुनियादी वजह है जमीन और पानी के गर्म होने की स्पीड में फर्क। गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप अपने आसपास के हिंद महासागर के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे धूप में एक लोहे की प्लेट और एक बाल्टी पानी रखा हो। प्लेट मिनटों में तप जाएगी। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब होता क्या है ये समझिए। जमीन तेजी से गर्म हुई तो वहां की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ गई और नीचे बन गया एक लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र। वहीं दूसरी तरफ समुद्र अभी भी ठंडा है तो वहां हाई प्रेशर बना रहता है। और साइंस का एक सीधा सा नियम है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है। बस मानसून की हवाओं को अपनी मंजिल का बुलावा मिल गया। लेकिन कहानी सिर्फ प्रेशर के अंतर की नहीं है। इस इंजन का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है और वो है ग्लोबल वेदर बेल्ट का सफर। इसे कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या शॉर्ट में ITCZ। ये आप समझिए कम दबाव की एक पट्टी है जो धरती के चारों ओर फैली है। गर्मियों में सूरज के साथ साथ ये बेल्ट भी उत्तर की ओर खिसककर सीधा भारत के गंगा के मैदानी इलाकों पर आ जाता है। ये कुछ ऐसा है मानो भारत के ऊपर नमी से भरी हवाओं को खींचने के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया गया हो। तो ठीक है, इंजन तो स्टार्ट हो गया। अब उन लोकल ताकतों को देखते हैं जो हवा के इस बहाव को और तेज करती हैं और उसे सही रास्ता दिखाती हैं। यहाँ 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में आते हैं। पहला है तिब्बत का पठार, जो गर्मियों में किसी विशाल हीटर की तरह तपता है और हवा के सर्कुलेशन को और ताकत देता है। दूसरा है सोमाली जेट। ये अफ्रीका के पास से उठने वाली एक तेज रफ्तार हवा है जो अरब सागर से नमी को एक पाइपलाइन की तरह सीधा भारत की ओर धकेलती है। और तीसरा जेट स्ट्रीम्स। ये आसमान में बहुत ऊपर बहने वाली हवा की नदियां हैं जो उत्तर की तरफ खिसककर मानसून के लिए रास्ता खाली कर देती हैं। पर एक मिनट, ये हवाएं आती तो हैं, लेकिन हमेशा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा से ही क्यों आती हैं? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के घूमने में। इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से इक्वेटर पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो पृथ्वी के घूमने की वजह से वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी मोड़ की वजह से उनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है और बस इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। चलिए अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे महासागर एक कठपुतली के खेल की तरह मानसून की डोर खींचते हैं और तय करते हैं कि वो किसी साल कमजोर होगा या मजबूत। इसका सबसे बड़ा ग्लोबल कंट्रोलर है प्रशांत महासागर में होने वाला एल नीनो और ला नीना। जब एल नीनो आता है तो गर्म पानी का बड़ा हिस्सा एशिया से दूर अमेरिका की तरफ चला जाता है। नतीजा, भारत की तरफ आने वाली हवाओं में नमी कम हो जाती है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। और जब ला नीना होता है तो ठीक इसका उल्टा होता है। गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा होता है जिससे भारत के लिए नमी बढ़ जाती है और मानसून मजबूत होता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, गर्म पानी जहां जाएगा बारिश वहीं जाएगी। अब ऐसी ही एक कहानी हमारे अपने हिंद महासागर में भी चलती है। इसे इंडियन ओशन डाइपोल या IOD कहते हैं। जब पॉजिटिव IOD होता है तो हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा यानी अरब सागर ज्यादा गर्म होता है। इससे भारत के करीब नमी बढ़ती है और मॉनसून मजबूत होता है। और नेगेटिव IOD में पूर्वी हिस्सा गर्म होता है और नमी भारत से दूर चली जाती है। यहां भी एक सीधा सा हिसाब है, वेस्ट वार्म इज इक्वल टू इंडिया रेन। मतलब जब पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होगा तो भारत में अच्छी बारिश के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं।
अब हम ग्लोबल लेवल से उतरकर उन लोकल चीजों को देखते हैं जो बारिश की मात्रा और जगह की फाइन ट्यूनिंग करती हैं। इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। पहला है पहाड़ों का असर, जिसे ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। जब नमी से लदी हवाएं पश्चिमी घाट जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। ऊपर उठते ही वो ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में वहीं गिरा देती हैं। यही वजह है कि पहाड़ के एक तरफ घनघोर बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखा रह जाता है, जिसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। दूसरा फैक्टर है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोन, जो मानसून की बारिश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग पुर्जों को देख लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और पूरी मशीन को एक साथ काम करते हुए देखने का। तो कुल मिलाकर भारतीय मानसून एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। इसकी जड़ में है जमीन और पानी का अलग अलग गर्म होना, फिर ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, तिब्बत के पठार की गर्मी, सोमाली जेट की नमी, जेट स्ट्रीम का रास्ता साफ करना और कोरियोलिस फोर्स का हवा को मोड़ना। ये सब मिलकर इसे बनाते हैं और ऊपर से एल नीनो और IOD जैसे ग्लोबल फैक्टर्स इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये कोई एक या दो वजह नहीं है, बल्कि ये कम से कम 10 बड़े फैक्टर्स का एक बेहद नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ ताना बाना है, जो मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर मौसम सिस्टम में से एक को चलाता है। और यहीं आकर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस गर्म होती दुनिया में इन ताकतों का ये नाजुक संतुलन भविष्य में कैसे बिगड़ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।